नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अनिकेत। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। शिक्षा शास्त्र से जुड़े हैं तो ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। तो लास्ट क्लास में एजुकेशनल हिस्ट्री के हमने पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशनल हिस्ट्री प्राइमरी एजुकेशन देखा था कि भारत में प्राथमिक शिक्षा का विकास किस तरीके से होता है। तो जिसमें हमने वैदिक काल से लेके ब्रिटिश एरा तक को कवर किया था, जिसमें वैदिक काल, बुद्ध, मुस्लिम, ब्रिटिश और उसमें कुछ आयोग। तो उनका एक ब्रीफ समरी कि हाँ, किस आयोग ने कितना ज़्यादा योगदान दिया था प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, कि जिसकी वजह से वो डेवलप हो पाए और उसको सही तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। तो उसी क्रम में आज हम इसका पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे प्राइमरी एजुकेशन में, कि भाई आज़ादी के बाद क्या होता है। जैसा हम सभी जानते हैं कि 1947 08-15 को देश आज़ाद होता है और यहाँ से फिर अपना स्वतंत्र विकास होता है प्राथमिक शिक्षा का। सरकार क्या होती है, विभिन्न आयोगों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से, एजुकेशन पॉलिसीज़ के माध्यम से क्या होती है कि शिक्षा व्यवस्था को हमेशा सुधार करती रहती है। तो अगर हम सबसे पहले संविधान की बात कर लें तो संविधान के ही एक्ट 45 में क्या है कि 6 से 14 वर्ष के लिए बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क है। प्राइमरी एजुकेशन पूरी तरह से ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी रह रहे हैं, भारत के निवासी हैं, तो आपको प्राथमिक शिक्षा यहाँ पूरी तरीके से निःशुल्क है। तो ये पहला है कि भाई हमारा जो संविधान है उसी में सीधे सीधे कह दिया गया है कि भाई प्राथमिक शिक्षा आपको निःशुल्क दी जाएगी, किसी भी प्रकार से आपको क्या हुआ, कोई बंदिश, रोक टोक नहीं है। इसके बाद 1957 में क्या होता है, में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। अब ये 1957 में अखिल भारतीय मतलब कि पूरे इंडिया में ये काम करेगा, किस चीज के लिए, प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन के लिए एक कमेटी बनाई गई। इसका काम था कि प्राथमिक शिक्षा का ये प्रचार प्रसार करेगी, यानी उसको विकसित करने के जितने भी इसके पास माध्यम होंगे, उसको कैसे डेवलप करना है, कितना ज़्यादा तब तक पहुंच पाए कि किसी को इससे दिक्कत ना हो, अर्थात हर किसी के पहुंच तक, यानी एजुकेशन फॉर ऑल के कॉन्सेप्ट पे ये काम करती। सभी के लिए क्या था, प्राथमिक शिक्षा का हम प्रसार प्रचार करेंगे। इसके पश्चात हमारे देश में जिसने प्राइमरी एजुकेशन के बारे में डिटेल में बोला तो वो था 1966-64 कोठारी आयोग। इसका दूसरा नाम आप लोग बताएंगे। कोठारी आयोग में प्राथमिक शिक्षा के बारे में डिटेल में बात की गई। भाई प्राथमिक शिक्षा का जो अगर पहली बार एकदम डिटेलिंग में बात की, कि पहले भी आयोग बने थे, राधा कृष्णन आयोग था, यूजीसी था, मुदलियर था, लेकिन उन सारे में क्या था, उन सभी आयोगों में प्राथमिक शिक्षा पे उतना ध्यान नहीं दिया गया, या माध्यमिक शिक्षा या शिक्षा के अन्य पहलुओं पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। लेकिन कोठारी आयोग जो था 1966, 64 से 66, इसमें क्या था कि इस आयोग ने डिटेल में इसके बारे में बात की। और इसी में क्या हुआ कि जिसमें सबसे ज़्यादा इसका जो काम था कोठारी आयोग का, शैक्षिक अवसरों की समानता को लेकर था। अगर इसका सबसे ज़्यादा फोकस बिंदु था, अगर फोकस पॉइंट कहें, तो वो थी शैक्षिक अवसरों की समानता। क्योंकि देखो हमारा देश आज़ाद हुआ था, एक तो हम ऐसे ही कई चीज़ों से झेल रहे थे, हमारे पास संसाधनों की कमी थी, भौतिक से लेके मानवीय स्रोत हर तरह से हमारे पास कमी थी, और हमारे पास उसको पूरा करने के लिए काफ़ी चुनौतियाँ थी। तो उसमें क्या था और सबके पास पहुँच जाए, जैसे अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा आयोग बना कि भाई इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार कर पाएँ। लेकिन यहाँ क्या था कि भाई अगर अवसर ही आपको ना मिले किसी कार्य को करने के, तो आप अपनी प्रतिभा कैसे दिखाएंगे। आप में बहुत क्षमता है, आप में बहुत कैपेबिलिटी, एबिलिटी, टैलेंट है, लेकिन आपको कोई स्टेज, कोई मंच ना मिले, तो आप अपनी क्षमता का सही से उपयोग कर पाएंगे, लोगों को दिखा पाएंगे कि हाँ आपके अंदर क्षमता है। तो उसी चीज के लिए इसने क्या किया था कि भाई शैक्षिक अवसरों की समानता की बात की, कि एटलीस्ट सबको समान अवसर मिले, किसी के साथ कोई पक्षपात ना होने पाए, कि शिक्षा सबके लिए है।
तो कोठारी आयोग का जो मेन कॉन्सेप्ट था कि शैक्षिक अवसरों की समानता की बात किया। इसके अलावा सभी वर्ग के लिए इसने सुझाव दिए, प्रावधान बनाए। इस आयोग द्वारा प्राथमिक शिक्षा में क्या किया गया? दूसरी चीज, अपव्यय और अवरोधन। ये आप लोगों के जो बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनका सिलेबस में भी है, तो ये टॉपिक में आगे है, तो वहां पे मैं थोड़ा डिटेल में बता दूंगा। लेकिन अपव्यय अवरोधन को रोकने के लिए सुझाव भी दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार से बच्चे की पढ़ाई रुके नहीं, और वो जो हमारे पास संसाधन है, पालक ही भी एक संसाधन है, तो वो अपव्यय भी ना होने पाए। इन सारी चीजों पे फोकस किया था कोठारी आयोग ने। तो हमारे पास अगर हम आयोग की दृष्टि से देखें तो हम इसका थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं। तो पहले हम रख लेते हैं अपने संविधान। हमारे सबसे पहले संविधान में शिक्षा की बात कही गई, ये चीज ध्यान देना। संविधान के बाद आता है 1957 में अखिल भारतीय शिक्षा आयोग। इसके बाद 1964 से 66 में आया हमारा कोठारी कमीशन। अब इसके बाद कौन आएगा, चलो हम उस पर देखते हैं। तो इसी टाइम पे ये आयोग अभी जब ये अपने कार्यकाल में था 1964 से 66, तो इसी समय में एक कमेटी आई थी, हंसा मेहता कमेटी। ये 1964 में ही आ गई थी, ये 1966 में आई थी कोठारी। तो इसमें क्या था कि बालिका जो हमारा वर्ग था, बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए कि उनको भी शिक्षा के अवसर दिए जाएं, वो पीछे न रहने पाए, तो इसके लिए काम किया गया। तो ये कमेटी आई थी में, बस ध्यान दीजिएगा कि बालिका शिक्षा। हंसा मेहता कमेटी अगर पूछा जाए तो किस पे ज्यादा काम किया था, तो आप बता सकते हैं कि बालिका शिक्षा पे काम किया था। किसने? हंसा मेहता कमेटी ने। और इसमें जैसे कि मैंने एक लास्ट क्लास में बताया था कि सार्जेंट कमीशन जो था, उसमें प्राइमरी एजुकेशन को दो हिस्सों में बांट दिया था, एक 1 से 5 और दूसरा 6 से 8। तो वो चीज यहाँ भी फॉलो किया गया था, यानी हंसा मेहता जो कमेटी थी इस चीज को वो भी फॉलो करते थे कि प्राथमिक शिक्षा को 2 स्तरों में बांटने का हंसा मेहता ने भी किया था कि भाई एक 1 to 5, दूसरी 6 to 8 हम यूज करेंगे। और ये भी कहते हैं कि सह शिक्षा हो, शिक्षा में कोई क्या हो, बदलाव न किया जाए। एटलीस्ट 1 से 5 तक बालकों बालिकाओं को साथ में ही शिक्षा दिया जाए, उनमें किसी भी प्रकार से ना तो उनके पाठ्यक्रम में ना उनके सिलेबस में, इवन यहाँ तक 8 तक कि उनके पाठ्यक्रम में कोई भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। एक ही प्रकार का सिलेबस दोनों के लिए होना चाहिए, उसके बाद फिर उनके रुचि योग्यता के अनुसार सिलेबस निर्धारित किया जाना चाहिए। तो अब इस सीरीज में हम एक चीज और ऐड कर लेंगे कि हंसा मेहता कमेटी आई थी 1960, हंसा मेहता, और इसको हम याद रखेंगे किस चीज के लिए? बालिकाओं की शिक्षा के लिए। इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि एक पॉलिसी आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, और ये बनी थी कोठारी कमीशन के सुझाव पे। तो उस समय हमारे स्वतंत्र देश की ये पहली एजुकेशन पॉलिसी थी, तो ये बहुत ही सीमित थी, बहुत ही कम शब्दों का यूज किया गया था, बहुत कम पेजेस, लगभग ये 9 पेज में ही एजुकेशन पॉलिसी सिमट गई थी। लेकिन इसके भी जैसे कुछ कॉन्सेप्ट थे कि शिक्षा जो हो हमारी देसी भाषाएं हों, प्राथमिक स्तर की शिक्षा निःशुल्क हो। तो वही जो बेसिक सारे कॉन्सेप्ट थे उनकी ही बात किया था। तो आप अगर उनको जोड़ लोगे तो 1968 की आपको पॉलिसी मिल जाएगी। तो उसी सीरीज में हमें मिलता है 1968 की पहली शिक्षा नीति। मैं शार्ट में NEP लिख दे रहा हूँ, NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो देश की अगर हमारे स्वतंत्र भारत की पहली अगर एजुकेशन पॉलिसी की बात की जाए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति होगी वो हमारी NEP है। देन इसके बाद सीधे डेवलप होता है 1986 की NEP पे।
कि मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, फिर इसको थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये जो एनईपी थी, तो इसने क्या किया था कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पे फोकस किया था। ये जो थी, इसने क्या किया कि शिक्षा, कौन सी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पे यानी यूनिवर्सलाइजेशन पे फोकस किया था। किस पॉलिसी ने, हमारी 1986 की पॉलिसी ने कहा कि भाई जो प्राइमरी एजुकेशन है इसको सब तक पहुंचाओ, देश का कोई भी स्टेट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट छूटने ना पाए, यानी एजुकेशन क्या हो, जो बेसिक एजुकेशन है वो सब तक पहुंचे। और वो किसने किया था, 1986 की पॉलिसी ने। इसका यही एक लक्ष्य, सबसे बड़ा लक्ष्य था, एक लक्ष्य नहीं कहेंगे, सबसे बड़ा लक्ष्य का मेन लक्ष्य जो, अगर जैसे मैंने वहां बताया था कि कोठारी कमीशन में कि समानता एजुकेशन के क्या हो कि सभी के लिए समान हो, सभी को मौके दिए जाए। तो इसका लक्ष्य था कि भाई कि प्राथमिक शिक्षा को हम यूनिवर्सलाइजेशन कर देंगे कि सभी तक पहुंचे, यानी सार्वभौमिकरण करना इसका लक्ष्य था। और इसी के लिए प्राथमिक शिक्षा की दशा और दिशा दोनों सुधार करने के लिए कि भाई प्राथमिक शिक्षा तो हम दे रहे हैं, लेकिन उसकी कंडीशंस क्या है, उनके पास इक्विपमेंट्स क्या है, टीचर्स हैं कि नहीं, भवन है कि नहीं, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, मतलब जो भी चीजें चाहिए, यानी जो भी हमें संसाधन चाहिए, एक वर्ड में कि जो भी हमारा रिसोर्स है वो है हमारे पास सोर्स की नहीं है, तो उसी के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। मेरा फिलहाल व्हाइट बोर्ड है, लेकिन वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था और मेरे पास व्हाइट बोर्ड है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो चला था वो चला था 1987 से 88, 87 टू 88। अब इसमें क्या था कि प्राथमिक शिक्षा के डेवलप में सुधार करने के लिए जो भी नीड्स हैं, जो भी कि भाई एटलीस्ट 2 कमरे हों, व्हाइट मतलब ब्लैक बोर्ड हो, वहाँ पे शिक्षक हों, उनकी एक न्यूनतम संख्या तय की गई थी कि एटलीस्ट इतनी चीजें कम से कम वहाँ पे होनी चाहिए। तो यही था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे जुड़ा है, इस चीज को ध्यान देना। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जुड़ा था हमारे प्राथमिक शिक्षा से। तो एक सीरीज यहाँ पे और ऐड कर लेते हैं, 1987 टू 88 क्या था, ओबी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये जुड़ा था हमारे प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, भौतिक संसाधनों की पूर्ति करने के लिए, मानवीय संसाधनों की पूर्ति करने के लिए, कि पता लगाना था कि जैसे अगर आप सर्वे करने जाइए तो हो सकता है कोई प्राथमिक स्कूल आपको ऐसा मिले जहाँ पे एक ही टीचर हो, में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने 13-14 के दौरान अपने सीनियर्स के साथ सर्वे किया था, तो इलाहाबाद में ही, ज़्यादा दूर नहीं, यहीं पे कई ऐसे प्राथमिक स्कूल्स मिले थे कि जहाँ पे सिर्फ एक शिक्षक थे और वो 1 से 5 तक की क्लास मैनेज कर रहे हैं। तो सोचो वो कैसे मैनेज कर रहे थे, कई जगहों पे 2 थे, बहुत ही रेयर था कि जहाँ पे 4 या 5 पूरे मिले हों हमें शिक्षक, नहीं तो नॉर्मली एवरेज 2-3 टीचर मिलते थे। तो ये था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसके बाद इस सीरीज में जो हम अगला पढ़ेंगे कि 1994 में, 1994 में, अब 1994 में क्या होता है कि शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े जिले थे, कि यानी जहाँ पे एजुकेशन पीछे चल रहा हो, शिक्षा उस स्तर पे नहीं हो जैसा अन्य जिलों में या अन्य राज्यों में थी, तो उसके लिए एक प्रोग्राम लागू किया गया जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये इसको डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम को लागू किया गया था, जिससे क्या हो कि जो भी पिछड़े जिले हैं वहाँ के शिक्षा स्तर में सुधार लाया जा सके, मतलब लाया जा सके। उसके बाद 15/08 और 1995 को जस्ट एक साल बाद क्या किया था कि आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, मिड डे मील। मिड डे मील को स्टार्ट किया गया था, और इसमें एक सवाल है, अगर कोई यहाँ तक पहुँचा है, नॉर्मली लोग थोड़ा सा वीडियो देख के स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर कोई यहाँ तक पहुँच रहा है तो उसको ये है
कि मिड डे मील सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, किस स्टेट में लागू हुआ था, अगर किसी को पता है तो वो कमेंट में जरूर बताएं। तो मिड डे मील योजना की लागू की गई थी, जिसको हम एमडीएम बोलते हैं शॉर्ट में। इसका लक्ष्य था कि बच्चों को दोपहर का भोजन देना, तो लक्ष्य था कि चलो ठीक है, लेकिन उससे भी बड़ा इसका लक्ष्य ये था कि बच्चों को जितना समय है स्कूल में बिताने का, कि जितनी उनकी शैक्षिक गतिविधियां हैं, कम से कम उनको उतनी देर तक रोके रखना है कि जिससे कि वो पढ़ पाएं, सीख पाएं और अपव्यय अवरोधन दोनों ना होने पाए। इसके लिए ये जो प्रोग्राम लाया गया था 15/8/1995 को मिड डे मील लाया गया था। ये चीज ध्यान देना। ये कब लाया गया था? 15/8, यानी सीधे सीधे अगर ईयर के हिसाब से चलें तो 1995 में क्या मिला हमें? मिड डे मील मिला। अब इसके बाद क्या होता है कि 2001 में एक और ईयर हमें मिल गया। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। सर्व शिक्षा अभियान का कॉन्सेप्ट ये था, इसको शॉर्ट में SSA बोलते हैं। सर्व शिक्षा का अभियान क्या था कि 2003 तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना था, यानी 2 साल के अंदर हमें इस शिक्षा को इस स्तर तक लाना था कि सभी की पहुंच तो एटलीस्ट हो जाए कि वो पहुंच सकें उनके पास शिक्षा। तो 2003 तक इसका कॉन्सेप्ट था कि सर्वसुलभ बनाना है, और इसका इन्होंने लक्ष्य रखा था मात्र 2 साल के अंदर। इसके बाद 2007 तक क्या करना था कि प्राथमिक शिक्षा को 5 वर्ष का पूर्ण करना था, यानी जो बच्चा 2002 में एडमिशन मान लो ले लेता है कोई, तो हम कोशिश ये करेंगे कि 2007 तक वो 1 से 5 तक अपनी पूरी पढ़ाई कर ले, यानी उसकी पढ़ाई ड्रॉप आउट ना होने पाए, यानी 1 से 5 तक वो हर हाल में पढ़ ले, इसका लक्ष्य था। यानी पहला क्या था कि 2003 तक मात्र 2 साल के अंदर सर्वसुलभ बनाना था। 2007 तक ये लक्ष्य था कि भाई 5 तक वो पूरी पढ़ाई कर लें, जितने भी बच्चे इनरोल हो रहे हैं वो 5 तक पूरी पढ़ाई कर लें। और 2010 तक का इसका टारगेट था कि 8 तक, अभी तक 5 था, अब 8 तक के बच्चों के लिए सर्वसुलभ बनाना था कि एटलीस्ट कक्षा 8 तक सारे बच्चे पढ़ लें। यानी जो बच्चा 2002 में इनरोल हो जा रहा है या 3 में इनरोल हो जा रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो यहाँ तक यानी कक्षा 8 तक पढ़ ले। ये इसका लक्ष्य था, किसका? SSA का, सर्व शिक्षा अभियान का। तो ये भी था हमारे प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड। और इसमें एक चीज होता है कि जो हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था कहाँ गया? ये रहा। बाद में 2003 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को सर्व शिक्षा अभियान का ही एक हिस्सा बना दिया गया, एक कंपोनेंट या हम कह दें कि घटक बना दिया गया। इसके बाद 2004 में एक हमें नई चीज देखने को मिलती है, कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी प्राथमिक विद्यालय की कॉन्सेप्ट आता है। इसमें क्या था कि बालिकाओं के लिए निवास स्थल, यानी जो हम लोग कहते हैं ना हॉस्टल, तो हॉस्टल के साथ प्राथमिक शिक्षा देने की शुरुआत की गई कि यानी बालिकाओं को अगर मान लो घर से दूर है तो कोशिश ये की जाएगी कि निवास स्थान, यानी बालिका पढ़ेंगे भी और उनके लिए रहने की भी व्यवस्था की जाएगी। जैसे हम लोग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं तो हमें हॉस्टल अलाउट होता है कि भाई हमें रहने की दिक्कत ना हो, भाई रूम रेंट न लेना पड़े, खर्चे बढ़ जाते हैं। तो उसी पे यहाँ पे क्या था कि 2004 में कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना शुरू की, जिसके लिए आवासीय प्राथमिक विद्यालयों को क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। इसके बाद सबसे बड़ी चीज है, वर्ष 2009 में क्या हुआ था? कोई पिक्चर का नाम मत बता देना। 2009 में क्या था कि शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आता है वर्ष 2009 में, और जबकि इसके लागू करने की जो डेट थी वो थी 1 अप्रैल 2010। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था, कि भाई सभी को एजुकेशन मिले, ठीक है। तो इसका जो आया था ये 2009 में था, लेकिन लागू कब से हुआ, इसकी प्रभावी तिथि थी तो इसकी थी 1 अप्रैल 2010। तो इस चीज का ध्यान देना। इसमें क्या किया गया था कि सीधे सीधे एक 6 से 14 वर्ष तक के बालकों, यानी एज अगर हम देखेंगे तो 8 वर्ष, और 1 से 8 तक पढ़ने वालों,
यानी जो पढ़ाई थी उस यहाँ तक सभी को शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क है, और उनका मूल अधिकार भी है कि उनका ये हक है, आप उसको क्या है इनसे अलग नहीं कर सकते। तो ये था, यहाँ तक इतने आयोग हैं, और सबसे लेटेस्ट में है, हो सकता है कि आप लोगों के सिलेबस में ना हो, लेकिन सबसे लेटेस्ट में हमारी आती है एनईपी 2020। एनईपी 2020, अब यहाँ पे भी एक सवाल है, एनईपी 2020 कब लागू होती है? ठीक, तो ये जो यहाँ तक वीडियो देखेगा वो जवाब देगा। एनईपी 2020 में क्या है कि जो जैसे कि यहाँ पे है कि कोई न कोई आयोग आता है जिसमें प्राथमिक एजुकेशन की या प्राइमरी शिक्षा की बात करते हैं। एनईपी 2020 में क्या किया गया, इन लोगों ने एक चैप्टर है स्कूल शिक्षा करके। अब इन्होंने पूरी ना तो 10+2 किया ना तो कुछ किया, सीधे सीधे 1 से लेके 12 तक की जो शिक्षा थी उसको एक नाम दे दिया स्कूल शिक्षा, और उसका स्ट्रक्चर बनाया। उसका स्ट्रक्चर ये है 5+3+3+4। अब ये जो यहाँ तक है ये पूरा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक और निम्न प्राथमिक भी है इसमें, इन सबको एक साथ कर दिया। अब कैसे किया थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये जो 5 है सबसे पहले, तो इसमें क्या है कि जो पहली हमारी एजुकेशन पॉलिसीज थी या जो रूल था कि 6 वर्ष की एज के साथ बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। पहली कक्षा में औसतन एडमिशन लेने की जो एज होती थी बालकों की वो 5 साल होती थी। इसमें उसी चीज को घटा के क्या कर दिया गया है, उसको 3 साल कर दिया, यानी अब बच्चा 3 साल का हुआ, ठीक, उसको एडमिशन मिल जाएगा। तो जो शुरुआत के 3 साल है इसको 2 हिस्सों में तोड़ो तो ये होता है 3+2। तो जो शुरुआत के 3 साल है उससे निम्न प्राथमिक या आजकल के जो प्राइवेट स्कूल होते हैं कि जिनमें प्ले ग्राउंड स्कूल्स होते हैं ना, एजी केजी पता नहीं क्या क्या ग्रुप हैं, तो उसकी तरह है कि बालक के यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट के साथ बेसिक नॉलेज, बहुत बेसिक, जैसे कि थोड़े संख्यात्मक ज्ञान, अक्षर ज्ञान, इनका कॉन्सेप्ट है कि बहुत मेन उनका फोकस है कि बालक का अच्छे से शारीरिक मानसिक विकास हो, मतलब ऑल आउट डेवलपमेंट की बात करेंगे, और थोड़ी सी पढ़ाई की खेल खेल के साथ सीखना ये होगा। और जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा, 3 साल का है, 6 साल का हो जाएगा, 3 साल है, 3 साल की इसकी ये स्टेज चलेगी लो प्राइमरी, और उसके बाद जब वो 6 साल का हो जाएगा देन वो कक्षा 1 में एडमिशन लेगा, यानी यहाँ पे उसकी पढ़ाई होगी मात्र कक्षा 1 और 2 की। उसके बाद फिर बाकी पढ़ाई उसकी यहाँ पे होगी, 3, 4, 5 यहाँ पढ़ेगा। तो इसको एक कॉन्सेप्ट बनाया। उसके बाद इसके बाद ये जो दूसरा तीसरा है यहाँ पे 6 से 8 है उसका, और लास्ट में उसकी 9 to 12 है। तो ये डिवाइडेशन किया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जो कॉन्सेप्ट आया कि 5+3+3+4। एक्चुअली इसका फायदा ये हुआ कि जो शुरुआती बच्चों के लिए टाइम होता था तो वो क्या है खेल कूद में ज़्यादा चला जाता था, तो बाकी डेवलपमेंट नहीं हो पाता था, और इससे क्या होता था कि जो हमारा बालकों का हम डिवाइडेशन करते हैं एज वाइज की, इन्फेंसी स्टेज के बच्चे, तो सीधे वो जब शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आते थे तब वो एडमिशन में जाते थे, यानी 6 से 12 की एज में। अब इसका फायदा ये हुआ कि बालक इन्फेंसी स्टेज के ही सेकेंड स्टेज से, यानी 3 से 6 साल का जब कि मिड में होगा, अगर एकदम लागू होगा तो मतलब 3 साल होने का मतलब कि हम बच्चे को स्कूल में डाल दें, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तो मतलब वो जब 3 साल का होगा या 4 साल का होगा तो मतलब समय से पहले वो स्कूल जाना प्रारंभ कर देगा, जो कि पुरानी एजुकेशन व्यवस्था थी। और नई में क्या होगा कि बच्चा 4 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, एटलीस्ट वो एडमिशन ले लेगा, नहीं बहुत पढ़ेगा लेकिन उसका फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट की पूरी कोशिश शुरुआत से ही की जाएगी। तो ये था एनईपी का कॉन्सेप्ट। एनईपी पे एक वीडियो डिटेल में बनाऊंगा जिसमें प्राइमरी एजुकेशन के क्या क्या कॉन्सेप्ट है और क्या क्या उसकी मेरिट्स हैं। इस पे एक बाद में वीडियो बनाएंगे जिसमें डिटेल में रहेगा कि पूरा क्या है। अब ऐसे में तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों को जानना था। और एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर आप चैनल पर नए हों तो यार बिल्कुल सब्सक्राइब शेयर करो। सब्सक्राइब शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं लगता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है, जिससे कि तुम्हारा भी डेवलपमेंट हो और मेरा भी डेवलपमेंट हो।